नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं यूपी की बात। आज के शो में कई बड़ी खबरें हैं। यूपी से जुड़े तमाम अपडेट हैं। एक एक करके चर्चा करेंगे हर खबर पर। और रोजाना की तरह लखनऊ से मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे सहयोगी उत्कर्ष। चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये शो। और आज की सबसे बड़ी खबर राहुल गांधी के रायबरेली दौरे से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे, पहले मंदिर गए, फिर कांग्रेस पदाधिकारियों से मिले, सियाचिन में शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह के परिवार से भी मुलाकात की। राहुल गांधी रायबरेली के एम्स अस्पताल पहुंचे और यहां पर भर्ती मरीजों से उनका हालचाल भी लिया। उत्कर्ष, आपसे सवाल ये कि राहुल गांधी तो एकदम एक्शन मोड में दिख रहे हैं। और बल्कि सवाल एक नहीं, सवाल दो हैं। पहला ये कि राहुल के इस दौरे के मायने क्या हैं, और दूसरा ये कि कांग्रेस संगठन को इस तरह के दौरों से कितनी जान मिलेगी, कितना बूस्टअप मिलेगा। पहली बात, राहुल गांधी के इस तरीके के दौरों से कितनी जान मिलेगी, जहां तक आप ये पूछ रहे हैं, स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस संगठन को राहुल गांधी के इस तरीके के नियमित दौरों से, और इसमें एक बात हमको ध्यान रखनी चाहिए कि एक महीने के भीतर, करीब करीब एक महीने के भीतर 4 तारीख को चुनावी परिणाम आए थे, और उसके बाद राहुल और प्रियंका दोनों ही अमेठी रायबरेली के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने आए। उसके बाद जो हाथरस हादसा हुआ, राहुल गांधी उन तमाम पीड़ितों के घर पर अलीगढ़ और हाथरस दोनों जगहों पर जाकर लोगों से मिले थे। और उसके बाद जब वो मणिपुर में लोगों से मिल रहे थे, उसके ठीक बाद आज वो रायबरेली पहुंचते हैं, अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचते हैं। और न सिर्फ पहुंचते हैं, बल्कि कई सारी अलग अलग तरीके की मुलाकातें और बातचीत होती है। जैसा आपने अपने इंट्रो में भी बताया, शहीद कैप्टन अंशुमन, उनके माता पिता से वो मुलाकात करते हैं, कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं नेताओं से बात हुई है। रायबरेली एम्स वो जाते हैं, वहां पर ओपीडी में जाते हैं, और एक दिलचस्प वाकया हुआ। वहां पर एक छोटी सी बच्ची थी, 7 साल की, वो एडमिट थी। और जो मुझे बताया गया, 7 साल की उम्र, वैसे तो जो वाकया दिलचस्प था वो ये था कि राहुल गांधी वहां जाकर पूछे कि ये बच्ची एडमिट क्यों है, और उनकी माँ वहां पर थी बगल में, जो उस बच्ची का ध्यान रख रही थी। उन्होंने बताया कि बच्ची की तबीयत खराब है और कल ऑपरेशन उसका होना है। तो वो बच्ची अपने मोबाइल पर लूडो खेल रही थी। तो राहुल गांधी उससे पूछते हैं कि ये क्या कर रही हो आप? तो वो बोलती लूडो खेल रही हूँ। तो बोलते हैं कि मुझे सिखाओगे ये कैसे खेलते हैं ऑनलाइन? और वो कुछ देर उस बच्ची के साथ कुछ उन्होंने लूडो की चालें चली, वो ऑनलाइन डाइस चले वहां पर मोबाइल पर। तो ये जो कनेक्शन की बात है, अब ये छोटी सी किस्सा या छोटी सी कहानी मैंने आपको आज के दौरे की इसलिए बताई, क्योंकि जो आपका मूल सवाल है उसका एक छोटा सा हिंट यहाँ मिलता है। राहुल गांधी रायबरेली का दौरा शुरू कैसे कर रहे हैं? तमाम तस्वीरों में हम वो एक तस्वीर भूल जा रहे हैं, बैठकों के क्रम में हम उसे भूल जा रहे हैं। राहुल गांधी हनुमान मंदिर गए हैं सबसे पहले। हनुमान मंदिर गए, पूजा की, अर्चना की, पूरी आरती की, और उसके बाद वो भुएमो गेस्ट हाउस पहुंचे। वहां सबसे पहले वो शहीद कप्तान अंशुमन, कैप्टन अंशुमन के माता पिता से मिले। वहां पर अग्निवीर मुद्दे को उठाया, उस पर बात की। उसके बाद राहुल गांधी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिले, कई सारे फीडबैक लिए, पूछा, जो हमको सूत्रों के जरिए जानकारी मिली, उन्होंने ये तक पूछा कि आप जरूरी वो विषय बताइए जो आपको लगता है कि बहुत जरूरी है और जिनको मुझे सदन में उठाना चाहिए, मैं उनको सदन में उठाऊंगा। उन विषयों पर बात की। उसके बाद राहुल गांधी रायबरेली एम्स गए, जहां का एक किस्सा मैंने आपको बताया। रायबरेली एम्स में एक बड़ा मैसेज है। रायबरेली एम्स को लेकर कांग्रेस हमेशा ही बात कहती है कि रायबरेली में एम्स इसलिए आ पाया क्योंकि उनकी सरकार ने ये एम्स पास किया था। तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उन दोनों के प्रयासों का नतीजा है कि वहां पर एम्स चालू है। और ये टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण है, ठीक उस खबर के बाद जब हमने जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में 13-13 मेडिकल कॉलेजों को मान्यता नहीं मिलती है। उसके बाद अगले 48 घंटों के भीतर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में होते हैं, और वो एक स्वास्थ्य सुविधा को मैसेज देने वाले संस्थान में ही जाते हैं कि देखिए ये बनकर तैयार है। और उसके बाद जब राहुल गांधी वापस जा रहे थे, तो रास्ते में कुछ किसान राहुल गांधी को मिले। जब वो रायबरेली से लखनऊ जा रहे थे, क्योंकि मौसम खराब था, वो रायबरेली से जब वो वापस निकले एयरपोर्ट पर जाने के लिए, तो उनको रास्ते में कुछ किसान मिले और वो उनसे भी रुक कर बात की उन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी सिर्फ तय कार्यक्रमों को कर रहे हैं, कुछ चीजों को तय कार्यक्रमों से टूट कर भी वो वहां पर कर रहे हैं, तोड़कर भी वो वहां पर कर रहे हैं। तो जहां तक मोरल बूस्ट की आप बात करते हैं, इतनी सारी जब एक्टिविटियां होती हैं, अलग अलग वर्गों को आप एड्रेस करते हैं, तो एक तो ये मैसेज जाता है कि आपका जो नेता है, आपका जो लीडर है, वो लोगों से बात कर रहा है, संवाद स्थापित कर रहा है, उनकी दिक्कतों परेशानियों को जान रहा है। दूसरा, कार्यकर्ताओं को मोरल बूस्ट होता है जब शीर्षस्थ नेता आते हैं, तो तमाम कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं, अपने हिस्से से अपनी उपस्थिति दिखाते हैं, दर्शाते हैं। उन तमाम फीडबैक पर काम होता है। अगर ये जो कार्यकर्ताओं सम्मेलन हुआ, वहां पर जो सवाल पूछे गए, अगर उस पर आगे काम होता है, प्लान ऑफ एक्शन दिखाई देता है, कांग्रेस की रणनीति में बदलाव दिखाई देता है, तो फिर कार्यकर्ताओं का मोरल बढ़ता है। दूसरा जो एक लार्जर पर्सपेक्टिव का सवाल है कि कांग्रेस के लिए फायदा क्या?
कांग्रेस अब कई सारे कार्यक्रम, और वरुण, आपको याद हो जब पहली बार राहुल प्रियंका आए थे, उसके बाद भी हमने शो में इस बात का जिक्र किया था, और मैं हमेशा कहता हूं कि हम सिर्फ कयासों की बात को थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं। जो कुछ चल रहा है उस पर अपने हिस्से से अपने तथ्य, अपने आधार लाएं, लोगों से बात करके जो अंदर खाने चल रहा हो वैसी रिपोर्टिंग करें। ये कोशिश रहती है इस कार्यक्रम के जरिए हमारी। और हमने पहले भी ये बात कही थी कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आम लोगों से जुड़े, जो कि उनकी दिक्कतों से जुड़े हैं, चाहे वो परीक्षाओं से जुड़ा, युवाओं से जुड़ा, जातियों से जुड़े, कई सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो डिजाइन कर रही है। और इन कार्यक्रमों के चारों ओर आपको उनके इर्द गिर्द पे राहुल गांधी जरूर दिखाई देंगे। तो ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी एक महीने में तीसरी बार आए और ये क्रम यहाँ रुकेगा। मैंने पहले भी ये लाइन हूबहू कही थी, उस लाइन को मैं फिर कह रहा हूँ कि अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कई सारे कार्यक्रम होंगे, और राहुल गांधी के कई सारे दौरे भविष्य में, चाहे वो संगठन कार्यक्रम के हों या फिर वो किसी भी ऐसे विषय पर हो जिस पर आपको लगता है कि वो विषय बड़ा हो सकता है, वो विषय कई लोगों को प्रभावित करता है, उस पर आप राहुल गांधी की सीधी भूमिका उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर देखेंगे। बिल्कुल। चलिए रुक करते हैं अब दूसरी खबर का। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की परेशानी थोड़ा बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में 12 और हरियाणा में 5 विधानसभा सीटों पर दावा किया है, और ऐसी चर्चाएं हैं इसके बदले यूपी विधानसभा उपचुनावों में कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं। आपको ये बता दें कि यूपी के 9 विधायक अब चूंकि सांसद बन गए हैं, जबकि एक सीट समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने की वजह से खाली हुई है। उत्कर्ष, मेरा आपसे सवाल ये कि महाराष्ट्र और हरियाणा की कौन सी सीटों पर समाजवादी पार्टी दावा ठोक रही है, और इसके बदले कांग्रेस को यूपी की कौन सी 2 सीटें मिल सकती हैं? देखिए, महाराष्ट्र में फिलहाल कांग्रेस के पास 2 सीटें, वहां पर जहां पर वो है, समाजवादी पार्टी के पास, माफ कीजिएगा, 2 सीटें हैं। एक है मानखुर्द, दूसरी भिवंडी पूर्व। ये दोनों सीटें मुंबई और उसके आसपास का इलाका है। वहां पर समाजवादी पार्टी, और हम लगातार देखते रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जो एक बड़े नेता हैं अबू आजमी, वो लगातार सक्रिय रहते हैं। वो 2 सीटों के अलावा इन्हीं सीटों से लगी हुई भिवंडी पूर्व कांग्रेस सपा के पास है। अब वो भिवंडी पश्चिम, अगर हम मानकोट की बात करें तो उसके आसपास के इलाकों में मालेगांव सेंट्रल, वर्सोवा, औरंगाबाद, धुले, अकोला, नागपुर, करंजा, जालगांव, जामोद, रावेर और अमरावती, ये वो सीटें हैं जिसमें से कुछ हिस्सा विदर्भ में आता है और कुछ हिस्सा ऐसा है जिसको कि हम कोर मुंबई रीजन आप मान लीजिए। और खासतौर पर मैं वापस कहूं तो मानखुर्द, भिवंडी पूर्व, मालेगांव, वर्सोवा, ये वो ऐसे इलाके हैं जो कि मुंबई के आसपास की राजनीति में ज्यादा हावी है। मतलब मुंबई सबअर्बन इलाका जिसे कहा जाता है, मुंबई महानगर परिक्षेत्र जिसे कहा जाता है, ये इलाके उसके पास आते हैं, ये इलाके उसके इर्द गिर्द आते हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा, फिर नागपुर से लेकर अकोला तक और अमरावती तक, फिर विदर्भ के इलाकों पर समाजवादी पार्टी अपना दावा ठोक रही है। अब आपने जो पहली बात पूछी थी, ये समझना जरूरी है कि समाजवादी पार्टी 12 सीटों पर दावा ठोक रही है, ये कई बार एक रणनीति होती है। 12 सीटें कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है काफी ज्यादा है। कई का ये कहना है कि जिस तरीके से गेन समाजवादी पार्टी ने किया है, अब वो जो हसरत है कि राष्ट्रीय पार्टी सिर्फ लिखे ना जाए, बल्कि कई राज्यों की विधानसभाओं में विधायक मौजूद हों, उसके लिए इस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल जो आपने अपने इंट्रो में भी कहा था, अपने इस सवाल की शुरुआत में आपने कहा था, लग रहा है उत्कर्ष के साथ हमारे कनेक्शन में कोई दिक्कत आई है, कनेक्शन शायद टूट गया है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो यही कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हो सकता है। ये गठबंधन महाराष्ट्र में हो सकता है, ये गठबंधन हरियाणा में हो सकता है, और ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। एक बार फिर उत्कर्ष हमारे साथ जुड़े हैं। उत्कर्ष, आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, मैं जो कह रहा था वो ये कह रहा था कि 5 सीटें ऐसी हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश की, जिन 10 सीटों में से उपचुनाव होने हैं, वो 5 समाजवादी पार्टी के पास है। एक कानपुर की सीसामऊ सीट है, इरफान सोलंकी वाला मामला, जो आपने अपने सवाल की शुरुआत में बताया भी था। इसके अलावा करहल, जहां से अखिलेश यादव विधायक थे, वो सीट खाली हुई है। सीसामऊ मैंने पहले गिन दिया। मिल्कीपुर, अवधेश पासी वाली सीट, और मुझे लगता है कि सबसे इंटरेस्टिंग ये होगी जब चुनावों का ऐलान होगा, तो सबसे ज्यादा ग्राउंड रिपोर्ट या सबसे ज्यादा जो चहलकदमी होगी वो मिल्कीपुर पर होगी। इसके अलावा कटेरी और कुंदक की, ये 5 सीटें जो समाजवादी पार्टी के पास है, तो ये तो नहीं जा रही, क्योंकि आप पूछ रहे थे कि कौन सी 2 सीटें हैं जो वो कांग्रेस को दे सकते हैं।
तो जहां सपा जी। जीती है, सपा के विधायकों के सांसद बनने के कारण सीटें खाली हुई है, वहां मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी कोई समझौता करेगी, वो अपने हिस्से से कोई सीट नहीं देगी। अब खैर, गाजियाबाद और फूलपुर ये 3 सीटें ऐसी हैं जो भाजपा ने जीती थी। इसके अलावा मझवा की सीट निषाद पार्टी ने और मीरापुर रालोद ने जीती थी। रालोद जब जीती थी तब ये माना जाता है कि रालोद समाजवादी पार्टी के सहयोग से उस सीट को जीत पाई थी। तो मीरापुर भी ये माना जाए कि शायद वो कट जाता है। अब जो 4 सीटें बचती है इसमें से 2 सीटें जो मानी जा रही हैं, वो खैर और गाजियाबाद सबसे ज्यादा मानी जा रही है। इसके अलावा जो तीसरी सीट आप जिसे गिन सकते हैं वो है फूलपुर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तीनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और समाजवादी पार्टी कांग्रेस को वही सीट देने जा रही है या उसकी अंदर खाने बातचीत हो रही है जिन पर भाजपा ने जीत हासिल की हो। जो सपा ने जीती या जो अन्य सहयोगी दलों यानी कि निषाद पार्टी या फिर रालोद ने जीती, उस पर इस तरीके की चर्चा होती, कम से कम मेरे पास अब तक जितने मैंने सूत्रों से पार्टी से जुड़े बात की है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, बात नहीं हुई है। लेकिन जो इतना बड़ा पेच है, मैंने पहले भी इस शो में ये बात कही थी कि अखिलेश यादव से टिकटों के मामले में बात करने के लिए या बारे में बात करने के लिए कांग्रेस की अंदर 2 ही लोग अधिकृत हैं और तीसरे या चौथे व्यक्ति जो है वो एक मैसेंजर के तौर पर काम कर रहे हैं। अंदर खाने की एक छोटी सी आपको बात बता देता हूँ। राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तय किया गया है कि अगर सीटों को लेकर कोई भी बातचीत होगी तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी से या अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे से ये बातचीत होगी। जहां तक मैसेंजर की भूमिका है, जैसे मैंने कहा कि आपको 1 या 2 लोग हो सकते हैं, अविनाश पांडे जो कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं वो, या फिर केसी वेणुगोपाल जो कि कांग्रेस के महासचिव हैं इस वक्त। और ये 2 लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी संदेशवाहक की भूमिका कांग्रेस की ओर से निभा सकते हैं। इसमें आप वाइल्ड कार्ड एंट्री जो एक शब्द कहा जाता है, अगर वो गिनना है तो आप प्रियंका गांधी का नाम ले सकते हैं। तो इन 5 लोगों के अलावा उत्तर प्रदेश कांग्रेस से जो बयान आएंगे वो बयान हो सकते हैं, लेकिन वो अधिकृत नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी से बात करें। और इस जीत के बाद जिस तरीके से केमिस्ट्री राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के साथ दिखाने की कोशिश की है, उसमें समाजवादी पार्टी का जो ये दांव है, थोड़ी सी टेंशन जरूर बढ़ा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद बातचीत की जाएगी। और ये 2 सीटें जो हैं उस पर भी एक फॉर्मूला निकल सकता है कि उम्मीदवार किसी और का और सिंबल किसी और का। और अगर 12 की 12 सीटों वाली बात आती है, अगर समाजवादी पार्टी दाई की बात करती है, तो कांग्रेस से जुड़े फिर कई सूत्र हमको ये भी बता रहे हैं कि फिर उत्तर प्रदेश में 2 सीटों की बात नहीं होगी, फिर उत्तर प्रदेश में भी बात 3 सीटों की होगी कम से कम, फिर 3 विधानसभा सीटों को कांग्रेस यहाँ पर चाहेगी। तो जैसा मैंने आपको कहा कि कुछ चेहरे हैं, कुछ बड़े नाम हैं, जब वो आपस में बैठेंगे, वो आपस में बात करेंगे, तब वरुण की स्थिति स्पष्ट होगी, साफ होगी कि आखिरकार ये फॉर्मूला 12 बनाम 2 का मतलब 12 दीजिए और 2 पाइए, उसका बन रहा है या कुछ और बन रहा है? बिल्कुल। तो ये देखने वाली बात होगी कि इस गठबंधन में आगे क्या कुछ होगा। चलिए अब रुक करते हैं तीसरी खबर का, जो बहुत महत्वपूर्ण खबर है। 2 जुलाई को हाथरस के सिकंदराराव में सत्संग के दौरान भगदड़ हुई, 121 लोगों की जान चली गई, सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती हुए। इसके बाद जांच कमेटियां बनी, एसआईटी बनी, 125 लोगों के बयान लिए गए। अब एक रिपोर्ट सामने आई है, कार्रवाई हुई है। उत्कर्ष, इस रिपोर्ट में क्या था और अब तक क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, कई बिंदुओं पर ये रिपोर्ट आई है, हम सुबह से लगातार इस रिपोर्ट पर अपडेट कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है वो 6 लोगों का निलंबन है। एसडीएम जिन्होंने अनुमति दी थी सिकंदरा राव के, उनका निलंबन हुआ है। उसके अलावा जो सीओ हैं उस क्षेत्र के सिकंदरा राव के, यानी कि पुलिस अधिकारी जो हैं उनका निलंबन हुआ है। तहसीलदार का निलंबन हुआ है। 2 चौकी इंचार्जों का निलंबन हुआ है। कुल 6 लोगों का जो निलंबन हुआ है उसका जो आधार बनाया गया है वो 2 मुख्य बातों को बनाया गया। दरअसल एसआईटी किसी को निलंबित नहीं कर सकती, एसआईटी ने इसको रिकमेंड किया था। जी। कल रात को, अगर आपको जानकारी हो, कल रात को हमने इस बात को जाना था, हमारे सोर्सेस के से जानकारी मिली थी कि कल रात को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय में रिपोर्ट पहुंच गई थी। आज सुबह अपनी दैनिक दिनचर्या जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू की और वो जो दैनिक कामकाज शुरू करते हैं, उस कामकाज की शुरुआत उन्होंने इस रिपोर्ट को देखने के साथ की। और रिपोर्ट की जो फाइंडिंग थी, जो अनुशंसा थी, उसमें यह था कि इन अधिकारियों ने अपने वरिष्ठों तक को नहीं बताया कि इस तरीके का एक कार्यक्रम इतने लार्ज स्केल पर होने जा रहा है। एसडीएम ने उस जगह का मुआयना तक नहीं किया था आयोजन होने से पहले। तो 80,000 लोगों की व्यवस्था बिना किसी अनुमान के कैसे दे दी गई वहां पर। अब जब चूंकि किसी भी अधिकारी ने वहां पर जगह पर जाकर उसको देखा नहीं, तो चूंकि देखा नहीं तो आप एंट्री और एग्जिट प्लान ही नहीं कर सकते। आपने सब कुछ आयोजकों के भरोसे छोड़ दिया। ये जो फाइंडिंग मिली है इसके आधार पर, इस बिना पर, और दूसरा अपने वरिष्ठों को इतने बड़े कार्यक्रम के बारे में सूचित नहीं किया गया। अगर एसआईटी की रिपोर्ट में बात है कि उसका जो एक निष्कर्ष निकलता है वो ये कि अगर मान लीजिए सूचित किया जाता तो शायद
उस भीड़ को देखकर, उस क्राउड को देखकर कुछ बेहतर इंतजाम हो सकते थे, या उस पूरे प्लान को या उस अनुमति को शायद आखिरी समय पर रद्द कर दिया जाता, अनुमति ना दी जाती। लेकिन अनुमति दी गई, कार्यक्रम हुआ। अनुशंसा ये थी कि 6 लोगों को निलंबित कर दिया जाए, वो निलंबन भी हो गया। दूसरी बात जो एसआईटी ने मानी है, वो ये मानी है कि आयोजकों की गलती है। आयोजकों पर तो कार्रवाई जितनी हो उतना कम है, और उसको लेकर जो कानूनी प्रक्रिया है वो दूसरी ओर चल ही रही है। ढेर सारे बिंदु मिले कि ऐसे आयोजकों ने गड़बड़ी की, और जिसको हमने एफआईआर से लेकर तमाम अपनी अलग-अलग अपडेट, अपनी अलग-अलग स्टोरी में बताया कि कैसे वो पूछताछ के ज़रिए बात सामने आ रही है कि आयोजक भीड़ को देखते ही वहां से भाग गए, जैसी अव्यवस्था फैली। आयोजकों ने भीड़ के लिए कोई इंतजाम दरअसल किए ही नहीं थे, और उससे बड़ी बात, आयोजकों ने ये कोशिश की कि सत्संगकर्ता, उस पूरी एसआईटी की रिपोर्ट में बाबा का नाम सिर्फ एक बार आता है, और नाम भी नहीं आता, दरअसल सत्संगकर्ता लिखा आता है, जहां पर ये लिखा है कि सत्संगकर्ता और भीड़ को रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए, जबकि उन दोनों को पास आने दिया गया, जिसके बाद भगदड़ मची। तो बाबा पर तो कोई नकेल नहीं है। जो तीसरी बात की एसआईटी रिपोर्ट इशारा करती है, वो ये कहती है कि आपराधिक साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। न्यायिक जांच चल रही है, उसकी रिपोर्ट में भी शायद उन एंगलों को कवर किया जाएगा। लेकिन 3 बड़ी बातें कि एक, अधिकारियों से लापरवाही हुई, जिसको पहली बार स्वीकारा गया, वो लापरवाहियां, उनके अपने कर्तव्य में कोताहियां जो थी, उसके आधार पर उनका निलंबन हुआ। आयोजकों की गलती, आयोजकों पर पूरा जिम्मा फूटा है। और तीसरा, एक तीसरे किसी एंगल से इनकार नहीं है, जिसके लिए एक लंबी जांच, जो न्यायिक जांच है वो चलेगी, या फिर जो दूसरी तरफ एफआईआर के बिना पर कानूनी कार्रवाई हो रही है, जब वो कोर्ट ट्रायल और कानूनी कार्रवाई होगी, पुलिस की रिमांड पूरी हो जाएगी, इंटरोगेशन, पूछताछ का दौर खत्म हो जाएगा, तो शायद वहां से भी वो एक एंगल निकल सकता है। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट में भी जो एफआईआर में हमने देखा था, वो सवाल उसी तरीके से मुंह बाए खड़ा है वरुण, कि बाबा का नाम क्यों नहीं, बाबा पर कार्रवाई क्यों नहीं, बाबा पर के खिलाफ कुछ क्यों नहीं। और ये एक सवाल है जो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में और उत्तर प्रदेश में रहने वाले तमाम लोग पुरजोर तरीके से पूछ रहे हैं। कोई इसके पीछे जानना चाहते हैं। तमाम तरीके की मजबूरियां ढूंढ रहा है, तो कोई इसके पीछे राजनीतिक कारण देख रहा है, क्योंकि ये बात जरूर मेंशन की जानी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को छोड़ दिया जाए, तो कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिन्होंने बाबा पर सीधी कार्रवाई की मांग की हो। तो सरकार की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन जो बाकी हैं उनकी क्या मजबूरियां हैं, इस ओर कई सारे इशारे हैं, जिनको अगर देखा समझा जाएगा कि बाबा की कितनी भीड़ आती थी, बाबा कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ पर आश्रम है, किस व्यवस्था या किस जगह से, किस बैकग्राउंड से वो आते हैं, इन तमाम चीजों को देखते हैं, तो इशारों में कई सारे जवाब आपको बखूबी मिल जाते हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर हो या कानूनी तौर पर, इस वक्त बाबा किसी मुश्किल या परेशानी में फंसते फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने वकील अपना पहले से तैयार कर लिया है, और वकील एक नई थ्योरी लेकर, तमाम बयान हमने देखे, वो रिपोर्ट भी हमने चलाई है, वकील साहब के पास अपनी थ्योरी है। जब कोर्ट ट्रायल शुरू होगा, तो उन्होंने जो दावा किया है वो सबूत रखते हैं, देखते हैं वो सबूत कहां तक पहुंच पाते हैं। बिल्कुल। चलिए, बात अब बारिश और बाढ़ की। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, गांवों में, घरों में पानी भर गया है। राहत और बचाव के कामों में एनडीआरएफ और वायुसेना की मदद ली गई है। माना यह जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। उत्कर्ष, ये जो बाढ़ है यूपी में, पहले तो बाढ़ आई कहां कहां पर है, और इस बाढ़ की वजह से कितना नुकसान हुआ है, और सरकार इस मामले में क्या कर रही है? देखिए, अभी एक अपडेट, और क्योंकि इस जानकारी में और जुटा रहा था कि कहाँ-कहाँ पर है। कई ऐसे इस वक्त जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ की चपेट में हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा भयावह एक तस्वीरें अभी आना शुरू हुई हैं, वो पीलीभीत से आई हुई हैं। पीलीभीत में वायुसेना की मदद ली गई है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर जो हैं, वो वहां पर लोगों को एयरलिफ्ट कर रहे हैं। कुछ देर पहले की कुछ तस्वीरें इस वक्त मेरे पास आई है, जो बताया जा रहा है, यानी कि आज अब तक, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन के फाइनल अपडेट नहीं आए, क्योंकि शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हैं, डे लाइट तक चलते हैं, इस तरीके के जो हेलीकॉप्टर की मदद से लिए जाते हैं, करीब 200 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है। जानमाल के नुकसान की कोई भी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जो बाढ़ है उसका कारण शारदा नदी में जो पानी बढ़ा है, वो एक बताया जा रहा है। इसके अलावा 30 से ज्यादा गांव, अगर इस जिले की बात करें पीलीभीत की, तो वो बाढ़ की चपेट में है, और इसके कारण लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। जो इलाके हैं उसमें चंदिया इलाका है, चंदिया हाजरा का जो क्षेत्र है, जो कि डूब का इलाका या निचला इलाका माना जाता है, उसमें बाढ़ आई हुई है। इसके अलावा जो दूसरा आप मुझसे पूछ रहे थे कि कौन-कौन से जिले, तो इसमें जो कई सारे नाम सामने आ रहे हैं पीलीभीत के अलावा, वो है कि कई अलग-अलग इलाके पीलीभीत के अलावा जहाँ पर बाढ़ है, वो शारदा नदी और दूसरा राप्ती नदी, इन 2 नदियों के किनारों के जो इलाके हैं,
वो बाढ़ से इस वक्त खूब प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। अगर आप बाढ़ की बात नहीं भी करें, तो कई सारे उत्तर प्रदेश के ऐसे इलाके हैं जहां पर हमने ये देखा है कि पिछले कुछ दिनों में जो पानी है, जो जलस्तर है, वो काफी बढ़ा है। कई ऐसे इलाके हैं जो कि डूब के इलाके मान लिए गए हैं। उन इलाकों में प्रशासन को लोगों को रेस्क्यू करना पड़ रहा है। भले ही वहां पर लोग इस वक्त बाढ़ की चपेट में नहीं हैं, लेकिन आशंका ये है कि जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है, रातों रात अगर पानी बढ़ गया, तो वो दिक्कत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर कुछ और जिलों की बात करें, तो श्रावस्ती और बलरामपुर, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर हाल बहुत बुरे हैं। यहाँ पर रेलवे ट्रैक हुए, स्कूल हुए, वो बाढ़ से प्रभावित हैं, वो डूबे हैं। कल तक की जो जानकारी आई थी और आज के आंकड़े मुझे लगता है 8 बजे या 9 बजे तक एक बार अपडेट होंगे। लेकिन सोमवार को ये पता चला था कि अलग-अलग उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में 7 लोगों की डूबने से मौत हो गई थी और आज से उत्तर प्रदेश में यानी कि मंगलवार शाम से मानसून के फिर से रफ्तार पकड़ने का, आज कुछ एक जगहों पर बारिश हुई, लेकिन अधिकतर जगहों पर बारिश नहीं हुई। लेकिन ये माना गया कि मंगलवार से उत्तर प्रदेश में मानसून फिर रफ्तार बढ़ेगा। तो ऐसे में जब नदियों में पानी बढ़ रहा है, क्योंकि नेपाल से लेकर पहाड़ों तक में बारिश हो रही है और वहां से नदियों में पानी बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी अगर बारिश और तेज होगी, तो ये जो पानी है, ये बढ़ेगा। और जो मैं आपको कहा कि बहराइच, गोंडा, अयोध्या, ये इलाके भी ऐसे हैं जो कि बाढ़ से इस वक्त प्रभावित हैं। राप्ती और राप्ती नदी और उसके अलावा जैसा मैंने आपको कहा कि अलग-अलग जो नदियां हैं, उनमें ये जो पानी है, जो जलस्तर है, वो लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है, वरुण। की आखिरी खबर पर चर्चा करते हैं। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों की सोमवार से डिजिटल अटेंडेंस की व्यवस्था शुरू हो गई और पूरे प्रदेश में इसका व्यापक विरोध हुआ। शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर कक्षाएं ली, कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हुआ, जिला मुख्यालय पर जाकर मुख्यमंत्री के नाम जो ज्ञापन है वो दिया गया। पहले दिन केवल 2% शिक्षकों ने डिजिटल अटेंडेंस लगाई। उत्कर्ष, कल भी हमने इस मुद्दे पर बात की थी। आज सवाल फिर वही है, फिर यही मुद्दा है, चर्चित मुद्दा है और सवाल जो कल था वही कि शिक्षकों की परेशानी क्या है और सरकार इस मामले में ये तमाम विरोध प्रदर्शन को देखते हुए क्या करेगी, क्या कर रही है? मैं एक दिलचस्प चीज़ बताता हूँ वरुण आपको और मुझे जी। लगता है कि ये स्टोरी कल तक हम शायद अपने तमाम सूत्रों के ज़रिए आधिकारिक तौर पर ले आएँ। जो जानकारी मुझे मिली है, उसको आप ब्रेकिंग कह लीजिए या एक जानकारी कह लीजिए, वो एक फ्लैश के तौर पर कह लीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी इस मुद्दे पर स्वर उठने लगे। कई सारे जो हुँ। एमएलसी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो एमएलसी कोटा होता है, वो शिक्षक के ज़रिए भी होता है, उसमें शिक्षक कोटा भी होता है। उस कोटे से जो एमएलसी बने हैं, यानी कि विधान परिषद के जो विधायक बने हैं, बाकायदा लेटर पैड पर चिट्ठी लिखकर एक तरीके से सरकार को अपने इस फैसले पर रीथिंक करने के लिए आवेदन करने को तैयार हैं। कई चिट्ठियां लिखी जा चुकी हैं, कई चिट्ठियां लिख दी गई हैं, पहुंच गई हैं और मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि वो चिट्ठियां जल्द से जल्द हमारे पास आएं। तो इसके अलावा राजनीतिक तौर पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के कई लीडरों ने सरकार पर यह कहा है कि शिक्षकों की मांग सुनिए। अब शिक्षकों की मांग क्या है? शिक्षकों का कहना ये है कि अगर आप डिजिटल अटेंडेंस चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो बायोमेट्रिक सिस्टम हो कि हम जब पहुंचे, ऐप हम लॉगिन करें, हम बायोमेट्रिक लगाएं, तो उसके लिए पहली बात तो जैसा हमने थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में इस वक्त बाढ़ आई हुई है। ऐसे में टीचर कैसे पहुंचेंगे? और उत्तर प्रदेश के जो बेसिक शिक्षा के जो शिक्षक हैं, उसके अलावा जो शिक्षा मित्र हैं, वो लोग जब विरोध करते हैं, उनका ये कहना है कि सरकार हमसे बिल्कुल किसी सरकारी कर्मचारी की तरह चाहती है कि कर्तव्य पालन हो, यानी कि हम लोग जो काम करें, वो किसी सरकारी कर्मचारी की भांति करें। लेकिन जब सरकार की सुविधा देने की बात आती है, तो वो किसी सरकारी कर्मचारी के बराबर हमको सुविधाएँ नहीं मिलती। मैं बिंदुवार प्रमुख बातों पर बात करता हूँ। आज हमने कुछ शिक्षक संघ के लोगों से बात की थी। उनका ये कहना है कि हमको आधे दिन का अवकाश बाकी विभागों में जैसे हाल्फ डे का कॉन्सेप्ट है, वो मिलना चाहिए। या आधे दिन का अवकाश नहीं है, वो पूरे दिन की छुट्टी मान ली जाती है। दूसरा, राज्य सरकार के जैसे बाकी कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको जिस तरीके से 30 ईएन या पीएल दी जाती है, यानी कि अर्न लीव और प्रिविलेज लीव जो दी जाती हैं, वो उस तरीके की छुट्टियाँ, उस तरीके के अवकाश मिलने चाहिए। प्रतिकर अवकाश जो होता है, यानी कि आप कंपल्सेटरी जो ऑफ लेते हैं, जैसे ड्यूटी के बजाय, किसी और चीज़ों के बजाय, वो बाकी विभागों में उत्तर प्रदेश के तो मिल रहा है। लेकिन इन शिक्षकों को परिषदीय विद्यालयों के जो शिक्षक हैं, उनको नहीं मिल रहा। वहाँ पर मिलना चाहिए। बीएसए की ऑनलाइन उपस्थिति में जो शिथिलता का अधिकार है, वो मिलना चाहिए। यानी कि अगर ऑनलाइन उपस्थिति है, तो भी इसको मान लिया जाना चाहिए। अभी फिजिकल अटेंडेंस या फिजिकल उपस्थित होने की बात होनी चाहिए। और दूसरा ये कहा है कि जैसे
उत्तर प्रदेश के बाकी विभाग हैं। अगर उत्तर प्रदेश के बाकी विभागों में इस तरीके की ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम नहीं है, ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं आए हैं, तो फिर सिर्फ सरकारी विद्यालयों में ये क्यों होना चाहिए? और जो आपने शुरू में कहा कई ऐसे शिक्षक थे जो कि पहुँचे कई ऐसे शिक्षक थे जो कि पढ़ाने पहुँचे, लेकिन लखनऊ से लेकर कई जगहों पर आज जो तस्वीरें आई हैं और कल वो आंकड़ा हमारे पास आ जाएगा, हम उस आंकड़े को भी जुटा रहे हैं वरुण। आज कितने प्रतिशत शिक्षकों ने अटेंडेंस लगाई, लेकिन जो शिक्षक पहुँच भी रहे हैं, अटेंडेंस लगाए या बिना अटेंडेंस लगाए, हाथों में काली पट्टी बाँधे, वो उस बात का विरोध करते हमको दिखाई दे रहे हैं। कई सारे ज्ञापन जो हैं वो अभी भी अलग-अलग माध्यमों से सरकार तक पहुँचाए जा रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि सरकार अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करे। लेकिन जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था या पहले भी बताया था कि सरकार की ओर से पुनर्विचार के नाम पर सिर्फ एक रियायत दी गई, वो आधे घंटे की दी गई कि शिक्षकों को अगर 8 बजे पहुँचना है, तो आधे घंटे देर से भी पहुँचते हैं, तो उसको फुल अटेंडेंस या उसको अटेंडेंस मान लिया जाएगा। इसके अलावा अब तक इस फैसले पर किसी तरीके का कोई पुनर्विचार होता सरकार के पहलू से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो मैं आपको चिट्ठियाँ कह रहा हूँ, अगर ये सियासी लेटर बम फूटने लग गए, अगर ये संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई, अगर वो 1-2 शिक्षक कोटे से आने वाले एमएलसी ना रहे, तो फिर मुझे लगता है वरुण कि ये अभी तो ये शिक्षकों का मुद्दा है, व्यवस्था का मुद्दा ज़्यादा है कि एक सिस्टम, एक नियम बना है, उस पर विचार या उस पर पुनर्विचार की बात हो रही है। ये इससे ऊपर उठकर मुझे लगता है फिर ये एक सियासी मुद्दा, एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा उत्तर प्रदेश का होगा और जैसा हमने देखा कि जब एक बहुत बड़ा वर्ग किसी मुद्दे पर जुड़ता है, तो उसमें सियासतदान अपने हिस्से को अपने हिस्से की बात करने से मन को साफ दिखाई देता है कि वो उस अवसर का प्रयोग करते हैं। तो हो सकता है कि फिर राजनीतिक दल खुलकर शिक्षकों के समर्थन में इस मुद्दे पर जमीन पर आते आपको दिखाई भी दे। बिल्कुल। तो अब शिक्षक क्या कुछ करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए, शुक्रिया उत्कर्ष इस तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद है ये तमाम खबरें, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को पसंद आई होगी। ऐसी और खबरों के लिए आप बने रहें अमर उजाला के साथ। कल फिर मिलेंगे यूपी की बात के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।